अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने एक बहुत ही अहम टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है ये एमडी कैट में, ईटा में, नम्स में और तमाम जो एफएससी के बाद एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर यहाँ से क्वेश्चन लाजमी तौर पर आता है। और बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर भी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर भी आती है, शार्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी आती है और बहुत सारे इसके अंदर इम्पॉर्टेंट किस्म के एमसीक्यूज़ होते हैं वो भी आते हैं। और आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म का एक टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल ट्रेंड पाया जाता है। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आज के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी और हमेशा याद रहेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है कि हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई भी जो हमारा एटम होता है वो गोल शक्ल के अंदर होगा और इसके अंदर एटम के दरमियान में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसके इर्द गिर्द एनर्जी के शेल होते हैं, पहला शेल, दूसरा शेल, चौथा शेल। हमारे साथ पास जो है वो 7 शेल होते हैं। किसी भी एटम के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम इसे डिफाइन करते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए गैसियस एटम टू फॉर्म ए पॉजिटिव आयन या टू फॉर्म ए आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये मैग्नीशियम आयन बन जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके लिए जो हमें इंथैल्पी देनी पड़ती है या जो एनर्जी देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये 738 किलो जूल पर मोल इसे हीट देनी पड़ेगी। फिर मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हम बाहर निकाल सकते हैं उसके शेल से। इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये हमारे पास चंद एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का दूसरा नाम जो है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, तो इसे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है दैट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। हमेशा ये हीट को अब्जॉर्ब करेगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट। हमेशा हमारे पास जो एटम होगा वो फ्री स्टेट के अंदर होगा, कंबाइंड स्टेट में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो हम इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिटरमाइन नहीं कर सकते। हम सिर्फ सोडियम और क्लोरीन की फ्री स्टेट में अलग अलग दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक एटम की प्रॉपर्टीज होती है, नॉट इट इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड। फार फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, हमेशा इसे हमने आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है वो मेजर किया जाता है, इनर शेल से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो गैसियस स्टेट के अंदर मेजर की जाती है। हम इसे लिक्विड और सॉलिड स्टेट के अंदर क्यों मेजर नहीं करते? बिकॉज गैसियस स्टेट इज द आइसोलेटेड फॉर्म ऑफ मैटर। यहाँ पे एटम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और इसलिए हम इसे आइसोलेटेड गैसियस स्टेट के अंदर मेजर करेंगे। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो 1 मोल जो है वो उस सब्सटेंस का, उस एटम का हम लेते हैं, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मालूम करनी होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं? इसका जो मेजर यूनिट है वो हमारे पास किलो जूल पर मोल होता है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट किस्म के यूनिट होते हैं वो किलो कैलोरी पर मोल है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो होते हैं वो इसके हमारे पास यूनिट आ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दैट इज इक्वल टू 96.48 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर होता है। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है वो हीलियम है। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी पीरियोडिक टेबल में वो हीलियम की होती है। और लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो फ्रांसियम और सीजियम की होती है। फ्रांसियम जो होगा ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए हम इसे काउंट नहीं करते। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास सीजियम आ जाता है। सीजियम हैज़ द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करते हैं? फर्स्ट वन इज नाउन एज ए आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखता है। इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस
एंड द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ए न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना इंतहाई मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल से आप इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकेंगे। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा आसान होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा है। जैसे मैग्नीशियम है, इसके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है, तो बनिस्बत एल्यूमिनियम के, तो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो अपने न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सोडियम पॉजिटिव आयन है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ न्यूट्रल सोडियम से। सिमिलरली, आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होगा ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है, तो इससे न्यूक्लियस और एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के अंदर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एस से हम जैसे दूर जा रहे हैं, पी ऑर्बिटल, डी और एफ ऑर्बिटल बहुत दूर हो जाता है, डी ऑर्बिटल न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाता है, तो इसलिए डी ऑर्बिटल की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है। अगर कोई भी एटम के बारे में पूछा जाता है तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो एटम जिसके इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और जिनके लास्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी एटम की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एस ऑर्बिटल में मौजूद है और सिर्फ वो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर किसी के एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है और वो वैलेंस शेल में है, वैलेंस शेल का ऑर्बिटल है, तो ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू जिसके लास्ट एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैग्नीशियम और सोडियम को देखें, मैग्नीशियम के एस ऑर्बिटल में यानी तीसरे ऑर्बिटल में मैग्नीशियम के अंदर एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए मैग्नीशियम इज ए मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सोडियम। इसी तरीके से अगर किसी भी एटम के पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो भी स्टेबल है। अगर पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो दैट इज ए मोर स्टेबल, तो ये हमारे पास ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू दैट एलिमेंट विच कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास नोबल गैसेस को हम देखते हैं तो नोबल गैसेस के पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर 5वें ग्रुप को हम देखते हैं तो इनके पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नोबल गैसेस हैव मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोर स्टेबिलिटी होगी इसकी देन दैट ऑफ 5th ग्रुप। मतलब नाइट्रोजन और नियान को देखें तो नियान की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि नियान जो है वो मोर स्टेबल है, इसके पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे अगर डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी स्टेबल होगा, लेकिन अगर डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो मोर स्टेबल हो जाएगा। जैसे जिंक होता है, जिंक कैडमियम Hg, इन तीनों के डी के अंदर 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, मोर स्टेबल होगी। अगर मैंगनीज को हम देखते हैं तो इसके डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैंगनीज जो होगा वो जिंक से लेस स्टेबल होगा। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का एक अहम फैक्टर जो होता है वो एटॉमिक साइज है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। अगर एटम का साइज जितना बड़ा होता चला जाएगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होता जाएगा और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। जैसे देखें, लिथियम का साइज छोटा होता है पोटाशियम से, तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू पोटाशियम। ऐसे आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब जैसे देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये इसके आउटर इलेक्ट्रॉन है।
ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ये बाज़ औक़ात वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में आ जाते हैं और इसको ये शील्ड कर देते हैं, और इस तरीके से न्यूक्लियस की जो फोर्स अट्रैक्शन होती है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक कम हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जब ये शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। तो जैसे पोटाशियम है इसका साइज बड़ा है, जबकि लिथियम का साइज जो होता है वो छोटा है। तो लिथियम जो होता है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि पोटाशियम के अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास नंबर ऑफ शेल, मतलब अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे शेल के अंदर है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी बनिस्बत अगर कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में पाया जाता है या चौथे शेल में पाया जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका न्यूक्लियस से साइज इंक्रीज होता जा रहा है या उससे दूर होता जा रहा है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो कम होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास न्यूक्लियस है तो इसके पहले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है, दूसरे से और आसान है, तीसरे से और आसान है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जा रही है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेटालिक कैरेक्टर। मेटल क्या होते हैं? ऐसी स्पीशीज जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे उसे हम मेटल कहते हैं। इसका साइज जितना बड़ा होगा उसके अंदर मेटालिक करैक्टर उतना ज्यादा होगा, और जो मेटालिक करैक्टर जिसके अंदर ज्यादा होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। देखें जैसे सोडियम और सीजियम है, सीजियम इज ए मोर मेटालिक करैक्टर, हैज मोर मेटालिक करैक्टर एज कंपेयर टू सोडियम। तो सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, जबकि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी। अब हम इसका ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल कि आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या ट्रेंड है। तो पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पीरियड के अंदर जो एटम का साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अब हम दूसरे पीरियड को देखते हैं। दूसरे पीरियड में आपने आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखना है, तो ये हमारे पास जो दूसरे पीरियड में एलिमेंट पाए जाते हैं इनको आपने यू याद करना है, लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो ये हमारा दूसरा पीरियड है। तो दूसरे पीरियड के अंदर अगर आपने इसको इस तरीके से याद करना है, ऐसे एक लकीर बनानी है, नीचे फिर ऐसे नीचे फिर ऊपर लेके जानी है। तो हमारे पास ऐसे लिथियम है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, ये नीचे नीचे है। फिर इसके ऊपर हमारे पास बेरिलियम आ जाएगा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। फिर ये नीचे बोरान आ जाएगा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है। ये जो बेरिलियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से भी ज़्यादा है और लिथियम से भी ज़्यादा है। तो फिर ऐसे कार्बन आ जाता है, इसकी बोरान से ज़्यादा है, फिर कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन की है, और फिर ऑक्सीजन आ जाता है। ये जो नाइट्रोजन है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। होनी ऑक्सीजन की ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि ऑक्सीजन के जो p ऑर्बिटल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 होते तो ये स्टेबल होता है। तो इसलिए ऑक्सीजन जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, जबकि नाइट्रोजन की जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। अगर आप सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे, सेकंड, फर्स्ट में नाइट्रोजन की ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कम है। अगर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे तब ऑक्सीजन के p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा है, नाइट्रोजन की कम होती है। ये मोस्टली MCQs पूछा जाता है। फिर फ्लोरीन है और सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है वो नियान की हो जाती है। अब हम इसको याद करते हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कि फर्स्ट लिथियम आएगा, लिथियम से बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम से भी ज़्यादा है, बोरान से भी ज़्यादा है। फिर बोरान से कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। फिर नाइट्रोजन आ जाता है, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन से भी ज़्यादा है और इसकी नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है, यानी नाइट्रोजन की दोनों से ज़्यादा जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ये नाइट्रोजन देखें ऑक्सीजन से भी इसकी ज़्यादा है, कार्बन से भी। फिर हमारे पास जो होता है फ्लोरीन की ऑक्सीजन से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, और पूरे दूसरे पीरियड के अंदर नियॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज इट हैज़ ए मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब अगर आप सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं, तब ट्रेंड यूं होगा, लिथियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर नियॉन की, फिर ऑक्सीजन की आ जाती है। ये अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की हो जाती है, फिर फ्लोरीन की होती है, फिर आपके पास नाइट्रोजन की होगी। ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। फिर बोरान की, फिर कार्बन की और फिर बेरिलियम की सबसे कम हो जाती है। अब हमारे पास जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हम देखते हैं तो सोडियम की कम है। सोडियम से ज्यादा हमारे पास मैग्नीशियम की आ जाएगी। मैग्नीशियम की सोडियम से भी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है, और मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से भी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। फिर एल्यूमिनियम से ज्यादा सिलिकॉन की होगी। फिर हमारे पास फास्फोरस आ जाता है। फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी सिलिकॉन से भी ज्यादा है और सल्फर से भी ज्यादा है, क्योंकि फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो स्टेबल है। इसके पी ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड है, इसलिए मोर स्टेबल होगी। और ये सल्फर आ जाता है। सल्फर से ज़्यादा फिर क्लोरीन की आ जाएगी। फिर आर्गन की सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तीसरे पीरियड के अंदर, क्योंकि आर्गन के पी ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये फुल फील्ड है। और जो फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू हाफ फील्ड। अगर आप सेकंड, या अगर आपने जो है इनकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखना चाहते हैं थर्ड पीरियड में, तो सोडियम की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर हमारे पास आर्गन की होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर सल्फर की होगी, फिर हमारे पास फास्फोरस की होगी, एल्यूमिनियम की, फिर सिलिकॉन की, और मैग्नीशियम की सबसे कम हो जाएगी। ये 2 पीरियड तो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। यहीं से सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आयोनाइजेशन एनर्जी के मुतालिक आ रहे होते हैं। अब हम ग्रुप की बात करते हैं। हम जानते हैं ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ डिक्रीज हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट जो होगा वो इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीजेज इन ए ग्रुप। मतलब अगर आप लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम को देखते हैं, तो सीजियम की सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी और लिथियम की सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब कुछ एबनॉर्मल ट्रेंड पाए जाते हैं ग्रुप्स के अंदर, ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। मतलब सेकंड ग्रुप सेकंड ए जो होता है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो थर्ड ए से ज्यादा होती है। वजह क्या है कि ग्रुप सेकंड ए के अंदर जो एस ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये फुल फील्ड है, और ये मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। जबकि ग्रुप थर्ड ए के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनके जो पी ऑर्बिटल होगा उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और उसको रिमूव करना थोड़ा आसान होता है। यही वजह है कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज़्यादा होगी, और मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगी। अगर आप ग्रुप 5A और 6A को देखना चाहते हैं, तो ग्रुप जो 5A है, इसके अंदर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाई जाती है, क्योंकि 5A के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इनके पी ऑर्बिटल्स के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये हाफ फील्ड होगा, इसलिए ये मोर स्टेबल होगा। जबकि ग्रुप 6A के जो पी ऑर्बिटल होते हैं, उसके अंदर इनके 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और एक एक्स्ट्रा, ये पार्शली फील्ड है, और इसलिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है। सिमिलरली फास्फोरस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सल्फर से ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं वो हाफ फील्ड हैं, और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है दैट इज ए मोर स्टेबल। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो ग्रुप 8A की होती है, यानी 8वां ग्रुप, जिसे हम जीरो ग्रुप कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो ग्रुप फर्स्ट है, यानी अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम जो होते हैं, इनकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो जो है अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होगी। फिर ग्रुप नंबर 2A
जो होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो अपने पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा होगी। और ग्रुप नंबर 3A के अगर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं तो इनकी फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो अपने पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा होगी। तो ये हमें ग्रुप के मुतालिक आइडिया मिलता है। अब ये हमारे पास जो है आयोनाइजेशन एनर्जी की कुछ एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी को यूज़ करके इसकी बाज़ एप्लीकेशन को हम जो है वो इनसे फ़ायदा उठाते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट एप्लीकेशन जो होती है ये हमें विलेंसी के बारे में बता देती है, किसी भी एटम की विलेंसी कितनी होगी। व्हाट इज विलेंसी? किसी भी एटम के अंदर से आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेना या आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, इसे हम उसकी विलेंसी कहते हैं। यानी इजीली रिमूवेबल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उस एटम की विलेंसी के बारे में बता रहे होते हैं। अब ये हमें बता रहा है कि ये मैग्नीशियम है। अब जब मैग्नीशियम को गैसियस स्टेट में हम लेते हैं, जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 738 किलो जूल पर मोल जो है वो एनर्जी हमें देनी पड़ती है। अब जब मैग्नीशियम मोनोपॉजिटिव आयन बन जाता है, मोनोपॉजिटिव आयन मैग्नीशियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन और निकाला जाता है तो ये डाई पॉजिटिव आयन बनता है। इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज होती है वो 1450 किलो जूल पर मोल जो है वो हमें देनी पड़ती है। फिर हम इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अगर हम डाई पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन को ट्राई पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो 7730 किलो जूल पर मोल हमें देनी पड़ेगी, यानी 7730 किलो जूल पर मोल। तो अगर हम देखना चाहते हैं तो ये एक सिलसिले के साथ एनर्जी जा रही है। ये 738 है, इसका डबल 1450 होगा, लेकिन देयर इज ए बिग एनर्जी गैप इन दोनों के दरमियान में। सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान में मैग्नीशियम का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नीशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 2 है, 3 नहीं हो सकती। अगर बिग एनर्जी गैप आ जाए तो पहले वाली उसकी जो है वो विलेंसी होगी। तो मैग्नीशियम की जो विलेंसी होती है वो +2 है, +3 नहीं है। हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होती है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इससे ज़्यादा होती है और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे हम कहते हैं मेटालिक करैक्टर। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ को देख के हम बता सकते हैं कि आया कि ये जो गिवन एटम है ये मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलाइड है। अगर किसी भी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत बहुत कम होगी तो दैट इज ए गुड मेटल, उसके अंदर ज़्यादा मेटालिक करैक्टर पाया जाएगा, वो मेटालिक प्रॉपर्टीज रखता होगा। अगर उसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो इंटरमीडिएट है, ना ज़्यादा है ना कम है, तो हम उसे कहते हैं ये मेटलाइड है। अगर किसी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा दिखाई गई है तो दैट इज़ ए नॉन मेटल। तो मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है, नॉन मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होगी। ये तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि ये हमें स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताती है कि ये एटम जो है वो कितना ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है तो दैट एटम इज़ ए हाईली स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल नोबल गैसेज जो होते हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो इस बात को ज़ाहिर करती है कि नोबल गैसेज के तमाम एटम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देना पड़ती है, तो इसलिए दे आर हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल। ऐसे ही हमारे पास इसकी चौथी और लास्ट एप्लीकेशन आ जाती है, इसे हम कहते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड। कि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो गिवन एटम है ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा या कौन सा ये बॉन्ड बना सकता है। अगर किसी भी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो वो मेटल होगा और वो हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाएगा। अगर किसी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो हमारे पास नॉन मेटल होगा और वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और हमेशा जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ब्रीफली आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस कर दिया है। उम्मीद है कि आपके तमाम कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। वस्सलाम, बेस्ट विशेस, गुड लक।